नमस्कार, स्वागत आप सभी का JK 24/7 में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। आज चर्चा करेंगे धर्मांतरण को लेकर के। दुनिया के महान दार्शनिक अरस्तु के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जो मनुष्य समाज से जुड़ा हुआ नहीं रहता है वो या तो देवता की कैटेगरी में आता है या फिर दानवों के स्तर पर आता है। तो बात मनुष्यों पर आकर के टिकती है। मनुष्य, हम इंसान सामाजिक प्राणी कहे गए हैं। शुरुआत से ही मनुष्य ने अपने इर्द गिर्द एक सामाजिक बस्ती बसा ली, क्योंकि उसे अपने जीवित रहने के लिए अपने साथ कई लोगों को लेकर के चलना था, एक समाज बनाना था। वहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अफसोस इसके बाद वही मनुष्य जाति, धर्म, संप्रदायों में इस कदर बटा कि आज धर्म के नाम पर होने वाले अपराध, समस्याएं, परेशानियां दुनिया के कई देश झेल रहे हैं। तो आज चर्चा होगी उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के विषय पर। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में ATS ने एक ऐसे रैकेट का पर्दाफाश किया है जो कि धर्मांतरण कराता था अवैध रूप से। करीब 1000 लोगों का धर्मांतरण अब तक कराए जाने की बात कही जा रही है। यूपी ATS की तरफ से दर्ज FIR में कहा गया है कि टारगेट लेकर के स्पेशली उन लोगों को जो या तो मूक बधिर थे या फिर कमजोर आर्थिक वर्ग से आते थे, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, इन सब का धर्मांतरण कराया जा रहा था। इस आरोप में 2 मौलानाओं को गिरफ्तार भी किया गया है और साथ ही साथ आरोप यह भी है कि विदेशों से इस चीज की फंडिंग होती थी। उस फंडिंग से लेकर के ISI तक इस पूरे रैकेट के तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। तो किस तरह से ये पूरा धर्मांतरण का रैकेट चल रहा था, कैसे इसका पर्दाफाश हुआ और अब धर्मांतरण पे नकेल कसनी कितनी ज्यादा जरूरी है, यही हमारा आज का चर्चा का विषय रहेगा। तो आइए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं और बिना देर किए जो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ इस चर्चा में राजीव तरारा जी जुड़ रहे हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। सपा की तरफ से हमारे साथ इस चर्चा में वरुण शंकर शुक्ला जी जुड़ रहे हैं। वरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे, तब उनसे भी इसे लेकर के सवाल पूछेंगे। लेकिन शुरुआत में राजीव जी आपके साथ करना चाहती हूँ। बड़ा खुलासा हुआ है, 1000 लोगों के धर्मांतरण का आरोप है, अवैध तरीके से आरोप है, रैकेट चलाया जा रहा था, फंडिंग तक का ATS ने आरोप लगा दिया है इसके ऊपर। लेकिन अब सवाल यह है कि सरकार पिछले 4.5 साल से आपकी है, केंद्र में भी और राज्य में भी। आखिर इतना वक्त क्यों लग गया है ऐसे गिरोह का पर्दाफाश करने में, जो कि बोला जा रहा है काफी दिन से सक्रिय था? देखिए ऐश्वर्या जी, उत्तर प्रदेश सरकार या हमारी केंद्र सरकार वो सभी को साथ लेकर चल रही है और कहा भी गया स्पष्ट से कि बिना किसी भेदभाव के सारे काम, सभी विकास कार्य किए जाएंगे, सभी के अधिकारों की बात हमारी सरकार ने किया। लेकिन जो इस तरह के छल और दल धोखे के आधार पर जो हमारे गरीब व्यक्ति हैं या फिर प्रमुख बधिर, इस तरह के जो व्यक्ति हैं उनको धोखा दे करके धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ हमारी उत्तर प्रदेश सरकार कानून भी लेकर के आई और उनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू की है आदरणीय योगी जी ने कि यहाँ पर स्वतंत्रता पूर्वक सभी को जीने का अपना अधिकार है। लेकिन छल बल के आधार पर, धोखाधड़ी के आधार पर यदि कोई व्यक्ति इस तरह का कार्य करता है, इस तरह का कुकृत्य करता है, तो उसको माफ नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर पूरी तरह से न्याय उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। किसी भी इस तरह के कार्य करने वाले व्यक्ति को उत्तर प्रदेश सरकार माफ नहीं करेगी, हमारी सरकार माफ नहीं करेगी। और यहाँ एक तरह से स्वतंत्रता का जो अधिकार उत्तर प्रदेश के अंदर भी वातावरण बना है पिछले 4.5 वर्षों में आदरणीय योगी जी ने जो कार्य किए हैं वो बहुत ही प्रशंसनीय है। पूर्व में ये सब इस तरह के छल बल के आधार पर कार्य होते थे, लेकिन अब इस तरह के छल और बल का कार्य नहीं चलने वाला है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर न्याय होता है और न्याय निरंतर आगे भी जारी रहेगा। ठीक है राजीव जी, इस बात का तो हम बिल्कुल स्वागत करते हैं कि तमाम सबूतों के साथ ATS ने इस गिरोह का पर्दाफाश किया है। बहुत सारे वहां पे जो कागजात हैं और जो सबूत है वो मिले हैं इस चीज को पुख्ता करने में कि एक रैकेट था, उसका पर्दाफाश हुआ है। लेकिन सवाल ये है धर्मांतरण को लेकर के, जब सरकार इतनी ज्यादा सख्त पहले से ही है, योगी जी इस बात को लेकर के इतने सख्त हैं,
पिछले साल नवंबर में अवैध धर्मांतरण पे कानून भी बनाया जा चुका है, उसमें इतनी सख्त सजा का प्रावधान भी है, उसके बाद भी कहां कोर कसर रह गई कि इस तरह के रैकेट चलते हैं? और पूरे सबूतों के साथ उनको पूरी प्लानिंग में हमारी सरकार लगी थी, क्योंकि बिना साक्ष्य के कोई भी हमारे यहाँ सरकार में काम नहीं किया जाता। उत्तर प्रदेश सरकार काम नहीं करती है, तो सही तरीके से इसकी जड़ तक पहुंचे और जड़ तक पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ये सब खुलासा हुआ है। और जो भी छल करने वाले लोग थे, जो धन का उपयोग कर प्रयोग लोगों को रगलाने का काम कर रहे थे, उनको डरा कर धमका कर धर्मांतरण कराने का काम कर रहे थे, मुख्य शादी विवाह इस पर दूसरे माध्यमों से और अनुसूचित समाज के विशेष रूप से इसमें उनको डराया धमकाया जाता था राजनीतिक लाभ लेने के लिए, अन्य लाभ लेने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार ये सब होने देने वाली नहीं है। आदरणीय योगी जी ये सब चलने के समय में ये सब चलने वाला नहीं है। इस तरह के जो भी व्यक्ति कार्य करेंगे उनको माफ नहीं किया जाएगा। और यहाँ क्योंकि स्वतंत्रता का अधिकार है, तो स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब ये नहीं कि वो कहीं भी किसी भी तरह से गलत तरीके से इस तरह का प्रयोग करेंगे और विदेशों से जो फंडिंग होती है उसका उपयोग यहाँ पर करेंगे। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने अच्छे से इसकी जांच कराई है, पूरे सबूतों के साथ ये सब पूरे प्रकरण का खुलासा किया है। पूरे प्रकरण का खुलासा हुआ है। करीब 1000 लोगों के अवैध धर्मांतरण की यहाँ पर बात की जा रही है। हमारे साथ वरुण जी भी जुड़ गए हैं इस चर्चा में। वरुण जी, बड़ा खुलासा एटीएस की तरफ से अवैध धर्मांतरण की बात कही जा रही है, आपकी पार्टी क्या स्टैंड लेती है इस पर? नमस्कार ऐश्वर्या जी, बहुत ही आज अहम मुद्दा है ये, और ये कई चैनलों पे और 3-4 दिन से यही मुद्दे पर बहुत चर्चा हो रही है। ऐश्वर्या जी, एक समय था कि जब कभी भी देश के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचता था और ऐसे संगीन अपराध होते थे तो सरकार से इस्तीफा मांगा जाता था। और आज एक ऐसा समय आ गया है कि योगी सरकार इस पे सांप्रदायिकता का रंग लगा करके सियासी तीर चला रहे हैं। असल में अब 5 साल हो गए हैं और रिपोर्ट कार्ड का टाइम आ गया है। अब समय आ गया है लोगों का पूछने का कि भैया कितना आपने काम किया है, अपराध जो बढ़ रहा है उस पे आप लगाम क्यों नहीं लगा पाए? 5 साल से लगातार धर्मांतर हो रहे थे। ये तो नहीं है कि 1000 लोगों का एक ही दिन में हुआ है, ये कई समय से चलता आ रहा होगा। और ये कितना संगीन अपराध है जिसमें किसी को जबरन किसी के खिलाफ किसी का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। हमारा संविधान हमें हक देता है कि हमें जो धर्म अपनाना है, जो धर्म हमें चाहिए, हम उसके हिसाब से वो धर्म लेकर चलते हैं। लेकिन योगी जी हैं जो फेल हो चुके हैं। अगर इनको ये प्रदेश नहीं चलाना था, ये नहीं चलाना आ रहा था, तो गद्दी पर इनको क्यों बैठाया गया? ये तो अपॉइंट किए गए थे। और अब रिपोर्ट कार्ड का टाइम आया है, तो जो अपराध बढ़ रहे हैं औरतों के खिलाफ, कस्टोडियल डेथ में हम लोग उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा है, विकास में सबसे शून्य हो चुका है। उत्तर प्रदेश लहूलुहान है। लेकिन योगी जी दिल्ली कभी चले जाते हैं, कभी इधर 4.5 साल में पहली बार तो ये केशव प्रसाद मौर्य जी के घर पर गए, इधर AK शर्मा को ले आते हैं। केवल और केवल सियासी बातें होती हैं, केवल और केवल इलेक्शन प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। कभी बंगाल में बंगाली बोलने चले जाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई भी इसका ख्याल रखने के लिए इधर नहीं है। आप संकल्प पत्र उठाने का टाइम आ गया है कि 2017 में जो वादे किए गए थे उसमें कितने पूरे हुए हैं। और अपराधों में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन में कितनी कमी आ पाई है। ये आपने ठीक कहा, राजनीतिक हलचल इस वक्त तेज है, चुनाव में जो वक्त है वो भी बहुत कम लगा है। राजीव जी, इस बात का जवाब विपक्ष साफ तौर पे कह रहा है इस पूरे प्रकरण में सांप्रदायिक रंग भी है, क्या कहेंगे? देखिए, अभी हमारे मित्र वरुण शंकर शुक्ला जी बोल रहे थे कि रिपोर्ट कार्ड का समय आ गया है। रिपोर्ट कार्ड आपने 2019 में भी देखा, सारे लोग एक हो गए थे। उत्तर प्रदेश के अंदर 64 सीट जीत करके अपना रिपोर्ट कार्ड दिखा दिया। अभी जिला पंचायती चुनाव में भी आप देख सकते हैं, पंचायती चुनाव में भी बिना किसी भेदभाव के काम किया जा रहा। आपकी सरकार की तरह नहीं, इस प्रत्येक जाति और वर्ग धर्मों में अंतर किया जाता था, एक विशेष वर्ग को महत्व दिया जाता था।
उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपना कार्य करने में लगे हैं। कोविड के समय में भी आपने देखा दिन रात तो घूम करके मंडलों का दौरा किया, जनपदों का दौरा किया, उत्तर प्रदेश के अंदर काम करने का काम किया है। आपके तरह मैनपुरी के अंदर या आपके जहां पर बड़े नेताओं के घर हैं वहां पर उत्सव मनाने का कार्यक्रम नहीं किया। एक तरफ मुजफ्फरनगर जल रहा था और वहां पर नृत्य देखा जा रहा था, नृत्यांगनाओं का। ये कार्य आपके अंदर आपकी सरकारों में होता है, आपके नेता काम करते हैं इसको। आदरणीय योगी जी कोविड के होते हुए भी उनको कोविड हुआ, उसके बाद भी जनता की सेवा में लगे हुए थे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता आपको दिखा चुकी है। 64 सीट देकर उत्तर प्रदेश के अंदर महागठबंधन आप लोगों ने किया, गठबंधन किया, उसके बाद भी आप लोगों को धूल चटाई। अब पुनः जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव और 2022 में जो चुनाव आ रहे हैं 300 पार करेंगे। पुनः आप यहाँ पर सुशासन है उत्तर प्रदेश के अंदर और ये सुशासन रहेगा। जैसी आपकी मानसिकता है उस मानसिकता को हम उत्तर प्रदेश में ऐश्वर्या जी मैं जवाब देना चाहूंगा। जनता ठीक है, बात यही आकर के गोल गोल घूम के रुकती है। ये जो चुनाव है उसमें 6 महीने का लगभग वक्त बचा है, बहुत नजदीक है वो घड़ी जिसमें परीक्षा होती है। ठीक है, दोबारा राजीव जी आऊंगी। वरुण जी, यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी है, दंगे से, धर्मांतरण जैसी समस्याओं से आपकी सरकार भी जूझी है, उस वक्त भी इस पर लगाम नहीं लग पाई थी। देखिए, हम लोग अभी विपक्ष में बैठे हैं और विपक्ष की भूमिका होती है सरकार से सवाल पूछने की। भाई जनता जनार्दन होती है, जनता ने इनको बेड़ा दिया था उत्तर प्रदेश चलाने का। 2017 में ये जो आरोप लगा रहे हैं, भाई मैं अगर मान भी लूं वो सही है, सरासर वैसे हवाई बातें हैं, अगर मैं मान तो भैया सत्ता इनको दे दी 2017 में। अब रिपोर्ट कार्ड तो इनका चेक होगा ना। तो पंचायती चुनाव में आप देख लीजिए, लखनऊ में 3-4 सीटें आई हैं, उन्नाव में 9 सीटें आई हैं, चित्रकूट में हार गए, काशी में हार गए, गोरखपुर में हार गए, मथुरा में हार गए, अयोध्या में हार गए। एक जगह ये जीते नहीं हैं और बोल रहे हैं 75 में से 65 अध्यक्ष जीत जाएंगे। और वो भी जीतेंगे तो थोड़े बहुत सीट जीतेंगे, उसमें भी ये पैसा बल रहेगा और थोड़ा बहुत इनका रहेगा, पुलिस फोर्स यूज कर लेंगे। जो हकीकत है, ये हवाई बातें कर कर इधर विधायक जी कहीं नहीं, कोई असलियत नहीं आती। मैं आंकड़ों पे बात कर रहा हूं, तथ्यात्मक बात कर रहा हूं। आप आंकड़ों पर बात करिए कि उत्तर प्रदेश में कितना काम हुआ। क्या इनके क्षेत्र में सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लग गया? आप इनसे सवाल पूछिए। बिजली के उत्पादन हो, चाहे सड़कें हो, जो एक्सप्रेसवे बना है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, वो हमने तैयार किया 23 महीनों में। 5 साल होने को आ गए। पूर्वांचल एक्सप्रेस अभी कहां शुरू होता है, कहां खत्म होता है, नहीं पता। ये केवल चुनाव रणनीति बनाते रहेंगे, संगठन ही जोड़ते रहेंगे। बीएल संतोष 2 बार आ चुके हैं इनकी बिखरी हुई संगठन को समेटने के लिए। एके शर्मा जी को उपाध्यक्ष बना दिया, उनका टोपी पहना दिया, चौकीदारी का ये भूमिका निभा रहे हैं एके शर्मा जी। इधर केवल और केवल सियासी लड़ाई चल रही है। जमीनी हकीकत पे लोग मर रहे हैं। बेरोजगारी कहां पे पहुंच चुकी है, चरम सीमा पे बेरोजगारी है। कोरोना में लोग दर दर भटक रहे थे, इन्हीं के विधायक, राजनीतिक हलचल तेज है। और दूसरी तरफ ये भी कहेंगे वो तमाम मुद्दे जो मूलभूत मुद्दे हैं वो भी इस वक्त बहुत ज्यादा सामने खड़े हैं। किस तरह से विकास, बेरोजगारी, ये सब हमारे सामने है। लेकिन राजीव जी, धर्मांतरण के मुद्दे पर अगर हम बात करते हैं तो बड़ा सवाल इस चीज का बनता है कि नवंबर यानी कि करीब 6 से 7 महीने पहले ही इतना सख्त कानून लाया गया अवैध धर्मांतरण को लेकर के। उस वक्त भी नकेल कसने की बहुत कोशिश की गई। पिछले 4.5 साल से सरकार है वो इसे लेकर के सख्त है। धर्मांतरण को लेकर के 3 से 10 साल तक की सख्त सजा की बात तक है। तो क्या कहेंगे आप, जो धर्मांतरण कर रहे हैं उनके हौसले बहुत ज्यादा बुलंद हैं या यहाँ पर नकेल कसने में अब तक ढिलाई बरती गई थी, उसका नतीजा ये दिख रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार नकेल कसने में अपना तत्पर है। भारत का जो प्रभाव पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा है, उससे जो कुमानसिकता के लोग हैं, जो कुमानसिकता के विदेशी फंडिंग भारतवर्ष के अंदर की जाती है, धर्मांतरण के लिए अन्य कार्य किए जा रहे हैं, उन सबको समय आ गया सबक सिखाने का। और उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है। अभी बोल रहे शुक्ला जी ये विकास कार्य नहीं हुए हैं। शुक्ला जी से कहना चाहूंगा, 4.5 वर्ष पहले से लग रहा है कि अभी बाहर नहीं निकले आप उत्तर प्रदेश में। बदला हुआ उत्तर प्रदेश नहीं देखा। संकल्प पत्र उठाइए, जो अराजकता का 70 लाख नौकरियां दे दी आपने। आप लोगों के राजीव जी 70 लाख नौकरियां दे दी। 5 जनपदों में बिजली आती थी, अब पूरे उत्तर प्रदेश में 70 लाख नौकरी दे दी। आप एक किसान सम्मान निधि, क्रिटिकल पॉइंट बताइए। आयुष्मान कार्ड, मैं बताता हूँ, एटा, ललितपुर, अलीगढ़,
इधर हमने लगाए हैं अपने सुपर अरे क्रिटिकल ठीक है थर्मल भाई, प्लांट। मैं आपके बीच में नहीं बोला, मेरी बात सुनिए। आप आप एक लोगों प्लांट को सुनने की बताइए। आदत नहीं है, आप लोगों को सुनने की आदत नहीं है। 4.5 वर्ष बताइए, पहले उत्तर बोलिए, प्रदेश हवाई में बातें ये करिए लगा है आप। कि वहीं मैं पर सुन रहा हूँ। आप अभी बताइए, सोए हुए बिना हैं। आंकड़ों के आप बोलिए। आप जानिए नींद से, और बोलिए, योगी बिना जी का आंकड़ों के उत्तर बोलिए प्रदेश राजीव। देखिए, जहाँ पर प्रत्येक बोलिए। क्षेत्र में परिवर्तन हुए हैं, सभी को न्याय दिया गया उत्तर प्रदेश के अंदर, और धर्मांतरण करने वालों को भी किसी भी स्तर पर बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। और ये आप जो इस तरह की राजनीति करते हैं इसको छोड़िए, बदलते हो उत्तर प्रदेश को देखिए। योगी जी ने जो सराहनीय कार्य किए 4.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किए, उसको देखिए, पहचानिए। मोदी जी को देखिए, राजीव जी, एक आंकड़ा तो दीजिए, भारत की पहचान एक उदाहरण दीजिए। पूरी ठीक है, दुनिया में- ठीक है राजीव जी। पूरी दुनिया राजीव जी, के आपने लोगों ने योगी जी की इनको बात कही, पसंद मोदी किया जी की है। बात कही, शक्ति की बात कही, यही बात पूछ सकते हैं वरुण जी। योगी जी सख्ती कर रहे हैं इस चीज पर, अवैध धर्मांतरण को लेकर के जो 3 से 10 साल की सजा है उस तक की बात अब कह दी गई है, कानून बन गया है, ये सख्ती बहुत ज्यादा हो रही है। पिछले 6 महीने से हम इस पूरे प्रकरण को और ज्यादा अच्छी तरीके से देख रहे हैं। क्या कहेंगे? धर्मांतरण की समस्या आपके समय में भी रही, अब उससे सख्ती के साथ जूझा जा रहा है, क्या सही है? देखिए, ये बहुत ही संगीन मामला है और धर्मांतर हो रहा है, अगर फोर्स्ड कन्वर्जन हो रही हैं तो ये बहुत ही गलत है। और 1000 कन्वर्जन हुई है ऐश्वर्या जी, ये एक दिन की बात नहीं है, ये 5 साल से चला आ रहा होगा जब से इनकी सरकार आई है। इसमें विदेशी फंडिंग भी हो रही है। सोचिए आप, दूर दूर से लोग पैसे दे रहे हैं और हमारे प्रदेश में ऐसी सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? कोई अपराध होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? इधर का मुखिया लेता है। लेकिन यहाँ के मुखिया कहाँ पे चले जाते हैं? बंगाल। वो बंगाल चले जाते हैं, वो दिल्ली चले जाते हैं, क्योंकि उनको अपनी क्रेडिबिलिटी प्रूव करनी है। उनको जताना है कि भैया हमारे चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए। और बल्कि इन्हीं के कैबिनेट मंत्री हैं जो बोल रहे हैं कि भैया दिल्ली बताएगी कि किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। BL संतोष है जो बार बार इधर आ रहे हैं। इनसे जब गद्दी संभाली नहीं जा रही है तो क्यों बेड़ा उठाया उत्तर प्रदेश चलाने का? बिना आंकड़े के विधायक जी कुछ भी बोले जा रहे हैं। मैंने इनसे पूछा, चाहे बिजली का उत्पादन हो, चाहे अपराध में, केवल एक ही नीति चल रही है योगी जी की, वो है ठोको नीति, कि किसी तरीके से बस ठोको नीति चले, लोगों को मारो, भटकाओ, और जनता हो चाहे विपक्ष हो, किसी के भी खिलाफ 144 का चार्ज लगा दो, किसी तरीके से पुलिस में, चाहे जर्नलिस्ट हो चाहे एक्टिविस्ट हो। अब मैं आज अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट का नाम लेता हूं तो लोगों के जहन में क्या आता है? मैं हाथरस बोलूंगा, मैं ये भी नहीं बोलूंगा क्या हुआ था, आप खुद जान जाएंगे। उन्नाव बोलूंगा तो इन्हीं के विधायक जेल में हैं, क्या कांड हुआ था सबको पता है। बदायूं बोलूंगा तो उधर एक 62 साल की बुजुर्ग औरत का रेप हो जाता है। आज ही न्यूज में आया है लखीमपुर में बेचारी एक 8 साल की बिटिया का रेप हो गया। आप मुझे बताइए कि ये 75 डिस्ट्रिक्ट 75 कांड की जो स्कीम चल रही है, इस पे कब रोक लगेगी? तो अब ये रिपोर्ट, बिल्कुल, ये आपने सही बात कही। जैसे ये जो प्रश्न है ये राजीव जी के साथ भी बनता है। राजीव जी, बड़ी समस्या इस बात की, अपराध पर हम 0 टॉलरेंस की बात कहते हैं, लेकिन अपराध का जो ग्राफ है वो पूर्ववर्ती सरकार से इस सरकार में बढ़ा ही है। हालांकि ये भी बड़ी विडंबना है कि जो अपराध का ग्राफ है वो कभी नीचे नहीं जाता, कभी स्थिर नहीं रहता, वो बढ़ता ही है। लेकिन सरकार जब लगातार 0 टॉलरेंस की बात कहती है, उसके बाद भी अपराधों का बढ़ना क्या माने जनता? कितनी सुरक्षित है वो? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार, आदरणीय योगी जी जो कार्रवाई कर रहे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है। अभी गुंडों पर जो कार्रवाई कर रही है, ठोको नीति जो बता रहे हैं, जो गलत काम करने वाले माफिया लोग हैं उनके खिलाफ यदि कार्रवाई हो रही है तो आपको परेशानी हो रही है, इससे भी ठोको नीति। अरे यहाँ पर न्याय किया जा रहा है। आप ही के नेताजी ने कहा लोकतंत्र में नहीं चलता ठोको नीति विधायक जी। लोकतंत्र में लोगों को बंदूक नहीं मारी जाती। आप ही के पार्टी के नेताजी ने कहा था कि बच्चों से गलतियां हो जाती है रेप को लेकर। आपको शर्म आनी चाहिए। आपके विधायक तो गौमूत्र पिला रहे हैं लोगों को कोरोना में। आपके विधायक गौमूत्र पिलाते हैं कोरोना में। जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। सीतापुर के विधायक फोन करके बोल रहे हैं विधायक की कोई औकात नहीं होती। आप अपने विधायकों की टिप्पणी देखिए। सरकार कार्रवाई करती है। यदि कोई दोषी पाया जाता है, अपराध पे लगाम लगनी बहुत जरूरी है और मैं चाहूंगी इस मुद्दे पर पक्ष ना हो, इसे निष्पक्ष रखा जाए। और निष्पक्ष रखने के लिए हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं। मैं दोबारा आऊंगी आपके पास राजीव जी, दोबारा आऊंगी आपके पास वरुण जी।
हमारे साथ नावेद शिकोह जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नावेद जी, बहुत स्वागत है आपका। पक्ष के साथ भी हमने चर्चा की, विपक्ष के साथ भी हमने चर्चा की, सब अपने अपने बिंदु रखते हैं, लेकिन अवैध धर्मांतरण जैसा मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरह से जो अवैध रैकेट है उसका भांडाफोड़ किया गया है, क्या कहेंगे? जी, बहुत अच्छा कदम है, इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि जो अपराध है वो उसके खिलाफ कार्रवाई जितनी भी हो। योगी सरकार आई तो लोगों को उम्मीद भी यही थी, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा भी यही था, उसका घोषणा भी उसने ये कही थी, उसका जो एक वादा था वो भी यही था कि अपराध के खिलाफ हम सख्त कदम उठाएंगे। और ये जो कृत्य सामने आया है धर्मांतरण, ये एक अपराध है और इसके खिलाफ कार्रवाई अगर योगी सरकार कर रही है तो इसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन उससे जुड़े हुए 2-3 बिंदु हैं। देखिए, 2 चीजें हैं, इसको समझना चाहिए और हमारे संवैधानिक तरीके से अगर बातों को समझा जाए तो धर्म का परिवर्तन, अगर हम धर्म परिवर्तन कर देते हैं ये मेरा अधिकार है, दूसरा आदमी अगर धर्म परिवर्तन कर लेता है तो ये उसका मौलिक अधिकार है, उसका ये अधिकार है। लेकिन यदि किसी को जोर जबरदस्ती, पैसे के लालच में, प्रलोभन में, बंदूक की नोक पे डरा धमका के, दिग्भ्रमित करके अगर किसी का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है तो ये अपराध है। और कोई भी सरकार हो, अगर उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है तो इसका स्वागत करना चाहिए, इसमें कोई वाद विवाद नहीं होना चाहिए, इसमें सबको सहमत होना चाहिए। लेकिन एक बात को और भी समझना पड़ेगा, यह हमारा दुर्भाग्य है कि भारत में हम लोग बचपन से सुनते आए, 3 धर्मों की बात अगर हम करें हैं, ईसाइयों के ऊपर, क्रिश्चियन के ऊपर ये बहुत बड़ा आरोप दशकों से लगता रहा कि कहीं ना कहीं विदेशों से कुछ पैसा आता है, कोई ना कोई ऐड आता है और जिसके ऊपर क्रिश्चियंस बनाया जाता है दूसरे धर्मों के लोगों को। ये आरोप आया और ये आरोप लगते रहे। उसके बाद में मुसलमानों के ऊपर आया, यानी इस्लाम से ताल्लुक रखने वाले संस्थाओं के ऊपर भी इस तरह के आरोप आए और मामले भी आए। इसके साथ में दुर्भाग्य है कि अब खासतौर से भारतीय जनता पार्टी जब से इस देश में सरकारों में आई, तब से दुर्भाग्य है जो हिंदू धर्म जो बहुत सॉफ्ट और जिसकी सीख लेती है पूरी दुनिया, जिसके अंदर जो एक धर्म जो है जिसके अंदर बहुत दयालु है, जिसके अंदर कोई कट्टरता नहीं रही है, उस धर्म का व्यवहार भी बदल रहा है। और कुछ चंद कट्टरपंथी लोगों ने उसमें भी धर्म परिवर्तन जैसा क्राइम पैदा किया, जिसको एक ब्रांडिंग भी की गई, कुछ ताकतों ने एक ब्रांडिंग भी की और नाम दिया एक राजनीतिक दल ने, कुछ सरकार में बैठे लोगों ने कि घर वापसी करवाएंगे, खुलेआम कहते हैं घर वापसी कराएंगे। अगर मुसलमानों की कोई संस्था या कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन जबरन कर रहा है, सख्त से सख्त सजा मिले। अगर क्रिश्चियन को इंस्टीट्यूट, अगर क्रिश्चियन को इदारा इस तरह का काम कर रहा है तो सख्त से सख्त सजा मिले। अगर कोई हिंदू समुदाय में कोई धर्म परिवर्तन की बात कर रहा है या घर वापसी जैसी बातें कर रहा है, चाहे वो सामने बैठा हुआ मंत्री हो, विधायक हो या किसी भारतीय जनता पार्टी या किसी भी दल में, संगठन में हो, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो। कार्रवाई सबके खिलाफ हो, इसको कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। और बिल्कुल आपने यहाँ कार्रवाई की बात की, यही चीज मैं राजीव जी से पूछ रही हूँ। उत्तर प्रदेश में सरकार बने 4.5 साल के आसपास हो गया, शुरुआत से लेकर के अब तक हमने इस्लाम से संबंधित 2-3 कानून देखे, जिसमें 3 तलाक का कानून था, जिसमें लव जिहाद का कानून था, जिसमें अवैध धर्मांतरण का कानून था। सवाल ये नहीं उठेगा कि 4.5 साल में इतने कानून और इतनी सख्ती के बाद भी अभी भी ऐसे रैकेट निकल रहे हैं जिनका पर्दाफाश होना जरूरी है, तो फिर उस सख्ती को हम क्या कहेंगे? देखिए, पूर्व में इन लोगों को संरक्षण मिलता रहा है और अभी धीरे धीरे करके उनको खत्म किया जा रहा है। यहाँ हमारे वरिष्ठ पत्रकार अभी बोल रहे थे कि किसी भी तरह से कोई भी किसी को अधिकार नहीं इस तरह से जोर जबरदस्ती के आधार पर, छलबल के आधार पर, लोभ लालच के आधार पर। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार उसी के अनुरूप कार्य कर रही है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, आप भी देख रहे हो, सरकार की जितनी भी योजनाएं चली हैं, कहीं भी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया गया है। और कहीं पर यदि आशंका है तो बिल्कुल निश्चित तौर पर मेरे जनपद से आप एक सूची मंगा दीजिए, आपको निश्चित ही नेट चला। हेलो, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी, आवाज आ रही है आपकी राजीव जी। कहीं कोई भेदभाव नहीं किया गया है और कोई किसी भी तरह से जो हमारे सरकारें दोनों, केंद्र और राज्य सरकार, कोई कहीं भेदभाव नहीं, कोई दबाव इस तरह का नहीं। बिल्कुल बिल्कुल भेदभाव नहीं किया गया, भेदभाव होना भी नहीं चाहिए। आखिरी सवाल नावेद जी, मैं आपके साथ ले रही हूँ, क्या थोड़ी सी विडंबना इस बात की लगती है कि इन धार्मिक के अलावा विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी
कितने मुद्दे हैं हमारे सामने, लेकिन अफसोस हम ऐसे मुद्दों में फंस के रह जाते हैं। जी देखिए, सारे पक्षों की बात सामाजिक तरीके से अगर देखा जाए तो समाज में हमारे अंदर पिछड़ापन है। अगर कोई सामने इस तरह का आया है, कोई मौलाना सामने आया है, किसी मुस्लिम समुदाय से जुड़ी कोई संस्था ऐसे आई है, तो दुर्भाग्य की बात है। और उस समुदाय को भी आगे आना होगा कि इस तरह की हरकतें, जहां पर हमें रोजगार की जरूरत है, हमें पढ़ाई की जरूरत है, हमें शिक्षा की जरूरत है, हमें स्वास्थ्य को लेकर हम कितने परेशान रहे, तो एक सामाजिक तौर से भी और सरकारी तौर पर भी अगर सरकार कदम उठा रही, मैं बार बार कह रहा हूं ये स्वागत लोग है, लेकिन थोड़ा सा अटपटा ये लगता है कि पर्टिकुलर किसी एक धर्म के ही सारे आपराधिक मामलों को अगर हम एक निगाह से देखेंगे और दूसरे धर्म में इस तरह की कोई हरकत हो रही है, कोई क्राइम हो रहा है, तो मैं समझता हूं कि एक ये थोड़ा डिसबैलेंस लगता है। आंकड़े जब देखे जाते हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये राजनीतिक मुद्दा है, एक प्रेरित है, उस भावना से काम किया जा रहा है जिससे एक कहीं ना कहीं जो है वो वोट की राजनीति हो, तो इस पर शक होता है। क्योंकि जब इस तरह के आंकड़े और इस तरह का जो मामले सामने आते हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं, कार्रवाई तो स्वागत योग्य है, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि एक धर्म समुदाय के अंदर ये सारे ऐप, सारी कमियां होंगी। तमाम लोगों में इस तरह की सामाजिक चीजें होती है, कई इस तरह के कड़वे बिल्कुल एक तरह के बयान आते हैं जो इतने कड़वे होते हैं कि मतलब उसके ऊपर गिरफ्तारी भी कर ली जाए तो कोई ताज्जुब की बात, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं और ये चीज जरूर देखी जाएगी कि ऐसे मामलों का खुलासा किस वक्त में होता है, वो वक्त कितना महत्वपूर्ण है, चुनाव से कितना पास है ये वक्त। खैर, उम्मीद इसी बात की कि इस तरह के अपराध जल्द से जल्द उनमें गिरफ्तारियां हो, जल्द से जल्द मामलों का निपटारा हो, जल्द से जल्द सच्चाई सामने आए। फिलहाल बहुत शुक्रिया राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस महत्वपूर्ण चर्चा में। वरुण जी आपका भी बहुत शुक्रिया। नाविद सर आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। दर्शकों, फिलहाल इस महत्वपूर्ण चर्चा से हमें इजाजत दीजिए। हालांकि धर्मांतरण एक ऐसा विषय है जिस पर चर्चा भी बहुत लंबी की जा सकती है और जिस पर सख्ती के साथ नकेल कसना भी बहुत जरूरी है। अब उम्मीद है आगे इस मुद्दे में कोई कार्रवाई जरूर होगी। फिलहाल चर्चा से अलविदा। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए JK 24/7 के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।